बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक क्रेस्ट जस्टिस से रिलेटेड है, जो कि आर्टिकल 19 ऑफ कानून शहादत ऑर्डर 1984 में मौजूद है। तो बेसिकली सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि जो रेस्ट जस्टाई का प्रिंसिपल है, ये एक जनरल प्रिंसिपल की बेसिकली एक्सेप्शन है। वो जनरल प्रिंसिपल ये है कि जहाँ पर भी कोई ओरल एविडेंस होगा तो वो हमेशा डायरेक्ट होना चाहिए। आर्टिकल 71 है कानून शहादत ऑर्डर का, जो कि ये प्रिंसिपल हमें बताता है। यानी कि जहाँ पर कोई भी ऐसा वाक़या, कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन, कोई भी ऐसी हैपनिंग जो कि देखने से रिलेटेड है, या फिर आप ये कह लें कि जिसका एविडेंस आप कोई भी आई विटनेस आकर देगा कि ऐसा हुआ था, तो उसके अंदर एविडेंस बेसिकली उस पर्सन का, उस विटनेस का ये होना चाहिए कि मैंने उसको अपनी आंखों से देखा। यानी कि ये डायरेक्ट एविडेंस यहाँ पर होगा, ठीक है, और वही एविडेंस एडमिसिबल भी होगा। इसी तरीके से अगर कोई भी ऐसी चीज़ है, कोई भी ऐसा फैक्ट है जिसको हमने कोर्ट में प्रूव करना है, और वो किसी हमारी जो ऑडिटरी सेंस है, सुनने से रिलेटेड है, तो वहाँ पर उस विटनेस का एविडेंस ये होना चाहिए कि भाई मैंने उस चीज़ को खुद सुना है। तो इसी तरीके से जो भी एविडेंस होगा किसी भी फैक्ट को प्रूव करने के लिए, ओरल एविडेंस, वो बिल्कुल डायरेक्ट होना चाहिए। और अगर वो इन दोनों सेंसेस के अलावा किसी तीसरी सेंस से रिलेटेड है, या फिर वो किसी और तरीके से परसीव किया जा सकता है, तो वहाँ पर वो विटनेस आकर ये कहेगा कि मैंने उसको उसी तरीके से खुद परसीव किया है। यानी कि वो ये नहीं कह सकता कोर्ट में आके कि मैंने वहाँ से सुना, मैंने उससे सुना, मैंने उसको बोलते हुए सुना, मैंने उसको कहते हुए परसीव कर लिया, मैंने अंदाज़ा लगा लिया। तो ये सारी चीज़ें कभी भी डायरेक्ट एविडेंस में नहीं आती, बल्कि इनको हम हेयर से एविडेंस कहते हैं, और हेयर से एविडेंस वो कोर्ट के अंदर एडमिसिबल नहीं होता। अब यहाँ पर जो हेयर से प्रिंसिपल है कि हेयर से एविडेंस इज़ नॉट एडमिसिबल इन द कोर्ट, उसकी मुख्तलिफ एक्सेप्शंस हमें नज़र आती हैं कानून शहादत ऑर्डर 1984 में। उनमें से एक एक्सेप्शन आर्टिकल 19 ऑफ कानून शहादत भी है, जो कि रेस जस्टाई से रिलेटेड है। इसको मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए हम चलते हैं स्लाइड्स की तरफ, ताकि हम इस टॉपिक को मुख्तलिफ एंगल से देख लें। मुख्तलिफ इसके अंदर जो जजमेंट्स हैं, उनके अंदर क्या व्यू पॉइंट्स हमें मिले हैं, मुख्तलिफ जूरिस्ट इसके अंदर क्या ओपिनियन रखते हैं। तो चलते हैं, इसको हम फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। ओके जी, अब हम रेस्ट जस्टाई को डिफरेंट एंगल से और इसके अंदर जो डिफरेंट व्यू पॉइंट्स हैं कोर्ट्स के, वो भी देख लेते हैं। और इसके अलावा इसके अंदर कौन कौन से केसेस और कौन कौन सी सिचुएशंस किस किस तरीके से आप कह लें कि अप्लाई हो सकती हैं, या हम इस डॉक्ट्राइन को उन सिचुएशंस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम थॉरोली देख लेते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन गिवन है। डेफिनेशन के अंदर वो हमें सबसे पहली चीज जो बता रहे हैं, वो कहते हैं रेस जेस्टाई इज लैटिन एक्सप्रेशन, और रेस जेस्टा लिटरली थिंग्स डन और थिंग्स ट्रांजैक्टेड। इसका लफ्जी मतलब है कि चीजें होना, थिंग्स डन, जो चीजें हुई उस वक्त। द फ्रेज हैज फ्रीक्वेंटली सर्व्ड बोथ टू लेट इन utterances which in strictness were not admissible। अट्रेंसिस का मतलब ये होता है कि जहां पर आप नेचुरली किसी चीज के कॉन्सिक्वेंस के तौर पर कोई बात कह देते हैं। जैसे अगर आप कोई मर्डर होते देख लें या कोई एक्सीडेंट होते देख लें, तो आप चीखने लगेंगे, ठीक है, या कोई भी ऐसी आवाज, या कोई भी ऐसी हरकत, या कोई भी ऐसा जेस्चर जो कि उस चीज के होने को एक अजीब चीज या फिर एक आउट ऑफ द वे चीज हो जाती है, तो उसको वो साबित कर रही होती है, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर एक बंदा है, वो क्या करता है कि किसी को देख लेता है कत्ल होते हुए, ठीक है, तो एकदम से वो क्या करेगा, वो चीखेगा, चिल्लाएगा, या फिर वो कोई ऐसी आवाज निकालेगा जिससे हैरानगी जाहिर हो रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे, दैट इज अटरेंस। अटरेंस का मतलब है कि वो चीज, वो ह्यूमन एक्शन, वो ह्यूमन रिएक्शन जो कि बगैर सोचे समझे खुद ब खुद या नेचुरली किसी बंदे से हो जाता है। तो ये चीज बेसिकली इसके अंदर आ जाएगी, और यहाँ पर वो कहता है कि अट्रेंसिस को इसके अंदर इंक्लूड कर लिया गया है, और स्ट्रिक्टली ये अट्रेंसिस एडमिसिबल नहीं होती, ठीक है। लेकिन रेस्ट जस्टाई के मुताबिक ये एडमिसिबल हो जाएंगी, क्योंकि हमने पहले पढ़ा ये एक्सेप्शन है हेयर से रूल की। ओके जी,
आगे अब इसको हम डिटेल में देखते हैं। द प्रिंसिपल और लॉ embodied in आर्टिकल 19 of QSO is usually known as the rule of registry recognized in English law. The essence of the doctrine is that fact which though not in issue, ठीक है, ये बेसिकली जो स्टैच्यूट के अंदर आर्टिकल 19 के अंदर जो वर्डिंग है वो ये वर्डिंग है कि ऐसा फैक्ट जो कि इशू में तो नहीं है, यानी कि मेनली उस चीज को हमने साबित नहीं करना, वो फैक्ट इन इशू नहीं है बल्कि वो रेलेवेंट फैक्ट होगा, इज सो कनेक्टेड विद द फैक्ट इन इशू एज टू फॉर्म पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन बिकम्स रेलेवेंट बाय इटसेल्फ। एक्चुअली आर्टिकल 19 है क्यूएसओ का, वो ये कहता है कि एविडेंस दो चीजों का दिया जा सकता है, या फैक्ट इन इशू का यानी जो चीज आपने साबित करनी है, या फिर रेलेवेंट फैक्ट का। रेलेवेंट फैक्ट जो कि आपको फैक्ट इन इशू की तरफ लेकर जाएगा, जो कि आपका एक कह लें कि सर्कमस्टांशियल एविडेंस के तौर पर आप जिन चीजों को इस्तेमाल कर सकते हैं वो रेलेवेंट फैक्ट है। ठीक है, यानी कि जैसे अगर चोरी हुई है कहीं पर और एक बंदा कहता है दूसरे से कि भाई पुलिस आने वाली है, ये सुनते ही एक बंदा भाग जाता है, अब ये उसका कंडक्ट शो कर रहा है, तो ये रेलेवेंट फैक्ट होगा कि भाई वहां से वो क्यों भागा, जरूर इसका कोई ताल्लुक होगा। तो यानी कि रेलेवेंस हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर अब वो ये कहता है कि जो डॉक्ट्राइन है, द एसेंस ऑफ डॉक्ट्राइन इज दैट फैक्ट विच दो नॉट इन इशू, यानी कि ऐसा फैक्ट जो फैक्ट इन इशू तो नहीं है but is so connected with the fact in issue as to form part of the same transaction, लेकिन वो इतनी क्लोजली रिलेटेड है उस फैक्ट इन इशू से, उस हैपनिंग से, उस वाक्य से, एक्चुअल ट्रांजैक्शन से, कि वो एक ही ट्रांजैक्शन फॉर्म कर रहा है। आगे चल के हम ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो ये चीज क्लियर हो जाएगी। तो वो जब बहुत ज्यादा कनेक्टेड होगी वो चीज, तो बिकम्स रेलेवेंट बाय इटसेल्फ, तो वो फिर रेलेवेंट फैक्ट बन जाती है। This rule is, roughly speaking, an exception to the general rule that hearsay evidence is not admissible. The rationale in making certain statement or fact admissible under Article 19 of QSO is on account of the spontaneity and immediacy of such statement. Spontaneous का मतलब जो बगैर सोचे समझे हो, ये बात हमेशा याद रखनी है। जैसे एफआईआर है, एफआईआर के अंदर अगर डिले कॉज हो जाए तो उसकी वैल्यू डायमिनिश हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर जो स्पॉन्टेनिटी है, स्पॉन्टेनिटी मतलब खुद ब खुद नेचुरल एक स्टेटमेंट आ जाना, ठीक है, जिसके अंदर आपको सोचने समझने का वक्त ना मिले। तो स्पॉन्टेनिटी एंड इमीडिएसी ऑफ सच स्टेटमेंट और फैक्ट इन रिलेशन टू द फैक्ट इन इशू so as to make it reasonably certain that the speaker is still under stress of excitement in respect of the transaction in question। यानी कि जो स्पीकर है, जो बताने वाला है, वो अभी स्ट्रेस ऑफ एक्साइटमेंट में है, यानी कि वो भी उस कंडीशन से, उस सिचुएशन से बाहर ही नहीं निकल पाया। एक आई विटनेस की स्टेटमेंट रिलेटेड टू मर्डर, ठीक है, या फिर रेस्ट जस्ट आए के मुताबिक जिस बंदे ने मर्डर होते देखा वो उसी टाइम कोई चीज बताता है, सुनाता है कि फलां बंदे ने मारा, ठीक है, और उसके बाद जिस बंदे ने सुना होगा उसकी एविडेंस भी एडमिसिबल होगी रेस्ट जस्ट टाइम में, जबकि अदरवाइज सुनी सुनाई बात पर यकीन नहीं किया जा सकता। रीजन सिर्फ क्या है, जो स्पीकर है वो अंडर स्ट्रेस ऑफ एक्साइटमेंट है, यानी कि रेस्ट जस्ट टाइम में वो चीज आएगी, वो स्टेटमेंट आएगी जो कि बिल्कुल उस मौके के ऊपर किसी बंदे ने कही होगी, किसी बंदे ने कोई काम किया होगा, कोई हरकत की होगी, कोई जेस्चर शो किया होगा। अगर तो वो उसी टाइम है तो फिर वो उसी ट्रांजैक्शन का हिस्सा बनाएगा और फिर वो आर्टिकल 19 के मुताबिक वो एडमिसिबल इन कोर्ट होगा, कोर्ट उसके ऊपर रिलाई कर सकती है। आगे कहता है बट इट इज नेसेसरी दैट सच फैक्ट और स्टेटमेंट मस्ट बी पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन। इन अदर वर्ड्स सच स्टेटमेंट मस्ट हैव बीन मेड कंटेम्पोरेनियस विद द एक्ट्स which constitute the offense or at least immediately thereafter। यानी कि उस कामों के साथ वो चीज क्या होनी चाहिए, नेचुरली आनी चाहिए उसी मूवमेंट के ऊपर, या कम से कम उसके बिल्कुल फौरन बाद होनी चाहिए। बट इफ देयर वाज एन इंटरवल however slight it may be which was sufficient enough for fabrication then the statement is not part of res gestae। लेकिन अगर उस स्टेटमेंट के इशू करने में, उस जेस्चर के शो करने में कोई स्लाइड सा वक्फा भी आ जाता है, इंटरवल आ जाता है, तो फिर वो स्टेटमेंट एडमिसिबल नहीं रहेगी। जैसे कि यहाँ पर एक केस लॉ मौजूद है, अ स्टेटमेंट बाय अ रेप्ड वुमन आफ्टर द रेविशमेंट was held to be not part of the res gestae on account of some interval of time
lapsing between making the statement and the act of rape. Privy Council, while considering the extent up to which this rule of res gestae can be allowed as an exemption to the inhibition against hearsay evidence, has observed in thus. ठीक हो गया? तो ये बेसिकली इस केस में हुआ था कि वुमेन की जो स्टेटमेंट है वो काफी देर के बाद आई थी, तो इस वजह से उस स्टेटमेंट को रेस जस्टाई के मुताबिक वो वैल्यू हासिल नहीं हो सकी। वो सिर्फ अब क्या होगी, वो एक कंप्लेंट हो सकती है, एक एफआईआर हो सकती है, लेकिन अब वो पार्ट ऑफ एविडेंस नहीं हो सकती क्योंकि उसमें डिले आ गया है। ओके जी, कहते हैं द रूल दैट इन अ क्रिमिनल ट्रायल hearsay evidence is admissible if it forms part of the res gestae is based on the propositions that the human utterance is both a fact and a means of communication. अब आप आर्टिकल 2 के अंदर जाएंगे तो वहां पर फैक्ट की डेफिनेशन मौजूद है। अब यहां पर वो कहता है कि जो ह्यूमन अटरेंस है ये फैक्ट भी है, ठीक है, यानी कि एक बंदे ने देखा किसी को कोई चीज चोरी करते हुए, चोर 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 का उसने शोर मचाना शुरू कर दिया, दैट इज अटरेंस। जैसे आप एक चीज पकड़ के खड़े हैं, फोन आपके हाथ में है, एक बंदा आता है उसको चोरी करता है, छीनता है आपके हाथ से, आप फौरन से चोर 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 आप उसके पीछे भागना शुरू कर देते हैं, सो दैट इज एन अटरेंस। ठीक है, तो क्या कहता है कि ये जो ह्यूमन अटरेंस है ये फैक्ट भी है एंड अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, और ये मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन भी है, यानी कि आप अपनी बात दूसरों तक भी पहुंचाएंगे। And that human action may be so interwoven with words that the significance of the action cannot be understood without the correlative words. ठीक है, अब जो ह्यूमन एक्शन है वो इतना इंटरवोवन है, ठीक है, यानी कि वो इतना मिला हुआ है उन इल्फाज के साथ, उन वर्ड्स के साथ, कि उसके जो सिग्निफिकेंस ऑफ द एक्शन है, जो ग्रेविटी ऑफ द एक्शन है, जो सिचुएशन है पूरी की पूरी, वो नहीं समझी जा सकती विदाउट द कोरिलेटिव वर्ड्स। ठीक है, जब तक वो वर्ड्स उनके साथ हम ना देखें। अगर तो एक बंदा वैसे किसी के पीछे भाग रहा है तो हमें नहीं पता होगा कि वो क्यों भाग रहा है, लेकिन अगर वही बंदा वर्ड्स भी साथ बुला रहा है, चोर चोर चोर, तो उससे हमें समझ में आ जाएगा कि वो बंदा उसका कुछ लेकर भाग गया है, कुछ चोरी करके भाग गया है। ठीक है, तो ये बेसिकली वर्ड्स की यहाँ पर इंपॉर्टेंस होगी। एंड द डिसोसिएशन ऑफ द वर्ड्स फ्रॉम द एक्शन वुड इंपीड द डिस्कवरी ऑफ द ट्रूथ। ठीक है, अब यहां पर देखें, इसी सिचुएशन को मैं ऐसे बना के पेश करता हूं ताकि रेस जस्टाई की समझ आ जाए कि भाई एक बंदा, जैसे आप जा रहे हैं किसी स्टोर में, बड़े सारे स्टोर में, वहां पर आप देखते हैं कि एक बंदा भाग रहा है और उसके पीछे एक औरत भाग रही है और वो कहती है जी चोर चोर चोर। अब आप उसको देख रहे हैं वहां पर। अब यहाँ पर ये जो हमने बात की कि जो वर्ड्स हैं, जो उसका रिएक्शन है उस औरत का, वो इतना सिग्निफिकेंट है और वो बेसिकली एक अटरेंस है और बिल्कुल नेचुरल और स्पॉन्टेनियस स्टेटमेंट है कि जिसमें उसको सोचने का वक्त नहीं मिला कि मैंने इसको ये बोलना है। ठीक है, अब वहां पर देखें आपकी स्टेटमेंट दैट वुड बी एडमिसिबल अंडर डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जस्टाई, जबकि आपने एक्चुअली उस बंदे को चोरी करते हुए नहीं देखा। लेकिन अगर आप कोर्ट में जाएंगे, आप स्टेटमेंट देंगे कि भाई मैंने स्टोर के बाहर ये चीज देखी है, तो वो स्टेटमेंट आपकी एडमिसिबल होगी रेस जस्टाई के अंदर। उसके बाद कहता है इट इज एसेंशियल दैट द वर्ड sought to be proved by hearsay should be, if not absolutely contemporaneous with the action or event, at least so clearly associated with it that they are part of the thing being done, वही part of the transaction, and so an item or part of the real evidence and not merely a reported statement। ठीक है, तो जब वो एक्शन बिल्कुल कंटेपोरेनियस होगा, बिल्कुल उसके साथ क्लियरली एसोसिएटेड होगा, तो फिर वो रियल एविडेंस का पार्ट होगा, बल्कि वो सिर्फ एक स्टेटमेंट फिर नहीं रहेगी, बल्कि उसकी वैल्यू एविडेंस की बन जाएगी। The rule of res gestae is that the statement should be spontaneous and should form part of the same transaction, ruling out any possibility of concussion। तो ये चीज मैं पहले बयान कर चुका हूं कि किसी भी किस्म की वो स्टेटमेंट इतनी स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए, वो काम इतना स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए कि कॉन्क्लूशन, यानी कि वहां पर कोई ये चीज ना हो कि ये मन घड़त कहानी है। अब ट्रांजैक्शन का यहाँ पर उन्होंने मतलब वाजे किया है कि बेसिकली हम ट्रांजैक्शन जब कह रहे हैं कि दैट फॉर्म्स पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन, वो वर्ड्स या वो जो कंडक्ट है, तो ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है? कहता है फैक्ट्स फॉर्म पार्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन विच इज द सब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी। अगर जो फैक्ट हैं वो उस ट्रांजैक्शन का हिस्सा बना रहे हैं, जो कि सब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी है, जो बेसिकली हम पता करवाना चाह रहे हैं कि हुआ क्या है, मैनी फेस्टली एविडेंस ऑफ देम ought not be excluded।
ठीक है। और वो जो फैक्ट है, ठीक है, वो उस ट्रांजैक्शन का इस तरीके से हिस्सा है कि वो एक मैनिफेस्टली उसका एविडेंस बन चुका है, ठीक है, उसको फिर हम एक्सक्लूड नहीं कर सकते। द क्वेश्चन इज वेदर दे डू फॉर्म पार्ट और आर टू रिमोट। अब भाई कि ये जो फैक्ट्स हैं, ये जो वहां पर अट्रेंसेस हैं, ये जो वहां पर आवाजें हैं, काम हैं लोगों के, बाई स्टैंडर्ड्स के, इर्द गिर्द जो लोग जमा हो गए जिन्होंने खुद देखा, ठीक है, अब क्या वो उस ट्रांजैक्शन का हिस्सा बन रहा है या फिर वो रिमोट है, यानी कि उसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। These are the question to be considered really part of the transaction before the court. अब कोर्ट ने यही इन्हीं क्वेश्चंस को कंसीडर करना है कि भाई ये जो हुआ, ठीक है, ये जो लोगों ने स्टेटमेंट्स इशू की, जो बाई स्टैंडर्ड्स थे, जिन्होंने उस वक्त अपनी आंखों से ये देखा कि क्या हुआ है, कौन किसको मार रहा है, कौन किसका क्या चोरी कर रहा है, तो क्या वो उसी टाइम उन्होंने स्टेटमेंट्स बताई या फिर वो रिमोट था उनका जो रिएक्शन था, यानी वो काम करने वाले कर कर आके चले गए, कत्ल जिन्होंने करना था वो करके चले गए, उसके बाद 10-15 मिनट आकर लोग अपने अंदाजे लगा रहे हैं कि जी मैंने ये देखा तो मैंने वो देखा, क्या ये ऐसा तो नहीं है। तो ये बेसिकली कोर्ट ने देखना होगा। A transaction is a group of facts so connected together as to be referred to by a single legal name. ट्रांजैक्शन क्या है? ग्रुप ऑफ फैक्ट्स, यानी ज्यादा सारे फैक्ट्स का होना, और वो इस तरह से कनेक्टेड हैं कि उनको हम एक ही लीगल नेम देंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि मुख्तलिफ वक्त पर मुख्तलिफ काम हुए, बल्कि हम कहेंगे कि यार ये वाकया हुआ है, एक ही लीगल नेम देंगे। जैसे ये क्राइम कमिट हुआ, ठीक है, उसको हम यही कहेंगे कि ये एक ही क्राइम था, ये दो क्राइम नहीं थे, वो चीजें इतनी कोरिलेटेड हैं। जैसे एक वक्त में 5 लोगों की को कत्ल कर दिया जाता है तो वो एक ही ट्रांजैक्शन है, ये नहीं है कि 5 अलग अलग उसको हम कहेंगे कि ट्रांजैक्शन हुई हैं, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ फैक्ट्स कनेक्टेड टुगेदर, जैसे क्राइम हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, wrong or any other subject of inquiry be relevant to the fact in issue, although it may not be actually in issue, and although if it were not part of the same transaction it might be excluded as hearsay, ठीक है। और अगर वो एक ही ट्रांजैक्शन का हिस्सा नहीं बन रहा तो फिर उसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा हेयरसे के प्रिंसिपल के मुताबिक। अब कहता है ट्रांजैक्शन कंसिस्ट्स बोथ ऑफ द फिजिकल एक्ट्स एंड द वर्ड्स accompanying such physical acts, ठीक है। जैसे कि भाई एक बंदा मर रहा है और वो किसी का नाम ले लेता है, वो फलां बंदा जो है जी वो मुझे मार गया है, वो ये हो गया जी, इसने मुझे लूट लिया जी, ठीक है। इस तरीके से मुख्तलिफ आप एक्ट्स भी हो सकते हैं और इसके अलावा accompanying वर्ड्स भी हो सकते हैं, ठीक है। वेदर स्पोकन बाय द पर्सन डूइंग सच एक्ट्स, चाहे अब वो काम करने वाला कोई कर रहा है, जैसे कि एक बंदा दूसरे के पीछे भाग रहा है और वो कहता है कि भाई मैं आज तुम्हें मार दूंगा, ठीक है, ये भी एक रेलेवेंट फैक्ट है, ठीक है। किसी ने अगर वो देखा सुना तो वो एविडेंस का हिस्सा बन जाएगा। द पर्सन टू whom they were done, या फिर कोई अल्फाज किसी से कहे गए, ठीक है, तो वो बंदा भी आकर बता सकता है, या उसने उस टाइम किसी और बंदे को बताया, ठीक है, और वो बंदा आकर एविडेंस दे देता है तो वो रेस्ट स्ट्राइक के अंडर एडमिसिबल होगा। और एनी अदर पर्सन और पर्सन, सच वर्ड्स आर एडमिसिबल इन एविडेंस एज पार्ट्स ऑफ आर ट्रांजैक्शन। तो ये जो वर्ड्स हैं ये एक ट्रांजैक्शन के पार्ट के तौर पर एडमिसिबल होंगे, ये सारी चीजें जो उस दौरान हो रही हैं, ठीक है। अब कहता है what is admissible under this section is a fact which is connected with the fact in issue as part of the same transaction. A transaction may consist of a single incident occupying a few minutes or it may be spread over a variety of facts occupying a much longer time and occurring on different occasions or different places. जैसे कि अगर कुछ लोगों के दरमियान खतो किताबत होती है, जैसे आजकल व्हाट्सएप का जमाना है, आप एक बंदे से चैट कर रहे हैं, ठीक है, और उसी चैट के दौरान आप किसी किस्म का कोई ऑफेंस कमिट कर लेते हैं, ठीक हो गया, तो वो अब पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन होगी। हालांकि वो आप हो सकता है कि आप मुख्तलिफ औकात में वो बातें करें, ठीक है। जैसे स्टैचूट के अंदर एग्जाम्पल मौजूद है कि भाई दो बंदों की कम्युनिकेशन होती है, वो एक दूसरे को लेटर्स भेजते हैं, अब एक दूसरे को उन्होंने 20 लेटर्स भेजे हैं, लेकिन उस एक लेटर के अंदर एक बंदा दूसरे के अगेंस्ट लाइबल कमिट कर देता है, डेफेमेशन कमिट कर देता है। अब वो सारे के सारे जो लेटर्स होंगे, सारे के सारी जो चीजें होंगी, उसको हम एक ही ट्रांजैक्शन कहेंगे, जबकि वो डिफरेंट ओकेजन्स पर और डिफरेंट प्लेसेस पर हो सकता है कि वो काम हो रहा हो। इसी तरीके से वेजिंग वॉर वाली एग्जांपल है कि उसमें मुख्तलिफ लोग शामिल हैं, एक बंदा जो है वो किसी सिटी में है, एक बंदा किसी कंट्री में है, एक बंदा कहीं और है, एक बंदा जो है वो फंडिंग कर रहा है, एक जो है वो
हथियार वगैरह कलेक्ट कर रहा है, एक जो है वो लोगों को भड़का रहा है कि भाई ये करना है। अब ये सारा का सारा जो है ये मुख्तलिफ जगह और मुख्तलिफ टाइम पर चीजें हो रही हैं, लेकिन ये एक ही ट्रांजैक्शन फॉर्म होगी। तो बेसिकली ये ट्रांजैक्शन का हमें ये मतलब बताना चाह रहा है, ठीक है। तो अगर तो वो एक ही ट्रांजैक्शन बन रही होगी, वो फैक्ट एक ही ट्रांजैक्शन में कनेक्टेड होंगे, तो फिर वो एडमिसिबल होंगे, ठीक है। आगे कहते हैं वेयर द ट्रांजैक्शन कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट एक्ट्स इन ऑर्डर दैट द चेन ऑफ सच एक्ट्स मे कॉन्स्टिट्यूट द same transaction, they must be connected together by proximity of time, proximity or unity of place, continuity of action and community of purpose or design। तो पहली वाली चीजें मैंने बता दी, टाइम के हवाले से, प्लेस के हवाले से, एक्शन के हवाले से, कंटिन्यूटी के हवाले से, और इसके अलावा पर्पस और डिजाइन। अब वेजिंग वॉर के अंदर सब लोग मुख्तलिफ काम कर रहे हैं, लेकिन उनका पर्पस और डिजाइन एक ही है, तो ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाएंगी। आगे कहता है मेकर ऑफ द स्टेटमेंट नीड नॉट बी कॉल्ड टू प्रूव इट सिंस द सेक्शन मेक्स सच स्टेटमेंट्स अ रेलेवेंट फैक्ट। अब यही इसकी खास बात है कि जो मेकर ऑफ द स्टेटमेंट है ना, जिसने सबसे पहले बताया कि क्या हुआ है, नीड नॉट बी कॉल्ड टू प्रूव इट सिंस द सेक्शन मेक्स सच स्टेटमेंट्स अ रेलेवेंट फैक्ट, ठीक है। क्योंकि बेसिकली रेस जस्टाई में हम पढ़ ही एक्सेप्शन रहे हैं। आम पर प्रिंसिपल यही कहता है कि जो बंदा स्टेटमेंट देगा, मेकर ऑफ द स्टेटमेंट है, वो कोर्ट के अंदर आएगा। अगर वो नहीं आता, वो किसी और को बताता है, तो जिसको बताया गया है उसका एविडेंस एडमिसिबल नहीं होगा, क्योंकि वो हेयर से है। लेकिन यहां पर जो मेकर ऑफ द स्टेटमेंट होगा, वो उसी टाइम उधर ही खड़ा होकर उस ट्रांजैक्शन के दौरान या फिर उसके बिल्कुल फौरन बाद वो स्टेटमेंट देगा कि वो उसी ट्रांजैक्शन का हिस्सा बन रही है। तो उस सूरत में अगर वो बताता है किसी को, ठीक है, कि भाई ये इसको मार रहा है, अब इसने बंदे ने सुन लिया, उसने खुद नहीं देखा कि कौन किसको मार रहा है, ठीक है, तो वो आकर कोर्ट में एविडेंस दे सकता है कि भाई मैंने सुना था, वो बंदा उधर ही खड़ा हुआ था, ठीक है, और वहां से मैंने उससे सुना कि ये ए बी को मार रहा है, ठीक है। तो या फिर मैंने ए को बी को कहते हुए सुना कि भाई मैं ये काम कर रहा हूँ या मैं तुम्हें मार दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से वो जो स्टेटमेंट्स हैं वो एडमिसिबल हो जाएंगी। तो जो बंदा ओरिजिनल मेकर ऑफ द स्टेटमेंट है, उसको कोर्ट में आने की जरूरत नहीं है। दे मे बी प्रूव्ड बाय द एविडेंस ऑफ एनी पर्सन हु हियर्स देम, ठीक है। अब यहाँ पर हियर्स देम यानी जिसने सुना है, मेकर ऑफ द स्टेटमेंट को सुना है, वो भी आकर एविडेंस दे सकता है। और यही रेस जस्टाई का बेसिकली आप कह लें कि स्कोप है, कि ये जर्नल रूल की एक्सेप्शन है यहाँ पे। एंड इट इज नॉट नेसेसरी दैट देयर मेकर शुड अपीयर इन कोर्ट टू प्रूव देम। और इस मेकर ऑफ द स्टेटमेंट, उसको जरूरत नहीं है कि वो कोर्ट के अंदर आए। अभी हम आगे चलकर केस लॉस पढ़ेंगे एग्जाम्पल्स के तौर पर, वहां पर ये चीज फिर क्लियर हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल द इंफॉर्मेंट मदर ऑफ द डिसीज्ड, जो इंफॉर्मेंट है वो मरने वाले की माँ है। When she along with her son was returning to her residence from laundry, अब वो माँ बेटा लॉन्ड्री से वापस आ रहे थे अपने घर। The accused appeared and pointed pistol on the chest of the deceased and assaulted him with dagger। तो accused ने क्या किया, वो उस बच्चे के पास आया, पिस्तौल उसके चेस्ट पे रखा और डैगर से, खंजर से हमला कर दिया। Just after the occurrence of murder, a large number of persons including family members came on the spot on cry of the informant। अब ये देखें, ये utterance आ गई, cry of the informant, ठीक हो गया। अच्छा, to whom she disclosed about the occurrence, और उसने जो जमा होने वाले थे फैमिली मेंबर्स और बाकी लोग, उनको बताया कि क्या हुआ है। The evidence of the aforesaid witnesses is not totally inadmissible or irrelevant। अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो उन लोगों की विटनेसेस की एविडेंस है ना, जो बाद में आए हैं, ठीक है, वो टोटली इनएडमिसिबल या इररेलेवेंट नहीं है। देयर स्टेटमेंट्स आर एडमिसिबल ऑन द पॉइंट ऑफ कंडक्ट ऑफ द इंफॉर्मेंट एज वेल एज फैक्टम ऑफ स्टेटमेंट गिवन बाय द इंफॉर्मेंट जस्ट आफ्टर द अकरेंस। उनकी जो स्टेटमेंट है ये एडमिसिबल हैं ऑन द पॉइंट ऑफ कंडक्ट ऑफ द इंफॉर्मेंट, के इंफॉर्मेंट का कंडक्ट क्या है, ठीक है। और इसी बेस के ऊपर वो जो स्टेटमेंट्स हैं वो एडमिसिबल हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि दे आर इशूड बाय द इंफॉर्मेंट जस्ट आफ्टर द अकरेंस। इट बी आल्सो एडमिसिबल ऑन द पॉइंट ऑफ रिकवरी ऑफ ब्लड स्टेन डैगर एंड रिवॉल्वर सीज्ड फ्रॉम द प्लेस ऑफ अकरेंस, ठीक है। तो फिर वहां पर बाकी जो हमारे पास सर्कमस्टांशियल एविडेंस है, ब्लड स्टेन डैगर भी मिल गया, ठीक है। उसने ही कहा था ना कि खंजर से मारा, इन्फॉर्म उसने, औरत ने यही किया था, और कहा था कि पिस्टल भी रखी थी, तो वो भी बरामद होगी। तो कोरोबोरेशन
भी हो रही है और वैसे भी ये स्टेटमेंट जो है एडमिसिबल है। इसी तरीके से कुछ और एग्जाम्पल हैं वेयर द चिल्ड्रन ऑफ द डिसीज्ड वर हर्ड क्राइंग एंड सेइंग दैट देयर मदर वाज बीइंग किल्ड। ठीक है, तो इसी तरीके से वो कहते हैं कि जहां पर डिसीज्ड के जो बच्चे हैं उनको रोते हुए सुना गया और कह रहे थे बच्चे के भाई हमारी माँ को मार दिया गया। इट वाज हेल्ड दैट सच स्टेटमेंट्स ऑफ द चिल्ड्रन कैन बी एडमिटेड अंडर दिस सेक्शन। ठीक है, तो इसी तरीके से इस सेक्शन के अंडर उन बच्चों की स्टेटमेंट जो है वो उसको कोर्ट के अंदर एडमिट किया जा सकता है। इसी तरीके से when a witness stated that he was told by other witnesses that the accused was beating the deceased at about the time of occurrence, it was held that such evidence was admissible as part of res gestae। बड़ी ही आप कहने के खूबसूरत और शॉर्ट एग्जांपल है कि जब एक विटनेस आता है कोर्ट में और वो आके कहता है जी कि बाकी लोग ने मुझे बताया है कि ये जो एक्यूज पर्सन है जो मेरे सामने खड़ा है ये उस डिसीज्ड को मरहूम को मार रहा था एट अबाउट द टाइम ऑफ अकरेंस। लेकिन रेस्ट जस्ट टाइम में कैसे आएगा? उन विटनेसेस ने इस विटनेस को तब बताया था जब ये अकरेंस हो रही थी, वो वहां पर मौजूद थे, दे फॉर्म द पार्ट ऑफ दैट ट्रांजैक्शन। ठीक है, इट वाज हेल्ड दैट सच एविडेंस वाज एडमिसिबल एज पार्ट ऑफ रेस्ट जस्टाई। तो ये रेस्ट जस्टाई के अंडर एडमिसिबल होगी। ओके जी, अब एक और प्रिंसिपल यहाँ पर बताया गया है कि ये जो स्टेटमेंट्स हैं जो कि पार्ट ऑफ रेस्ट जस्टाई बन जाती हैं मे बी एडमिसिबल अंडर आर्टिकल 153 और आर्टिकल 151 यहाँ पर गालबन होगा। A statement which is admissible under Article 19 of Kanun Shahadat Order 1984 as a part of the transaction may also be used under Article 153 of Kanun Shahadat or Article 151 of Kanun Shahadat to corroborate or to contradict the testimony of its maker in the court। ठीक है, तो जो भी बंदा मतलब कोर्ट में आकर शहादत दे रहा होगा तो उसके खिलाफ वो स्टेटमेंट जो पार्ट ऑफ द रेस्ट जस्टाई है वो उस अगर तो जो दूसरी पार्टी का काउंसिल होगा, डिफेंस काउंसिल होगा, वो वहां पर कोरोबोरेशन के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है। ठीक है, और इसके अलावा वो कॉन्ट्रडिक्शन के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है। यहाँ पर ये प्रोविजन बताने का मकसद ये है, ये ऑलरेडी मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुका हुआ हूँ कि जैसे एफआईआर होती है, कंटेंट्स ऑफ एफआईआर होते हैं, वो आप एफआईआर करवाने वाले के सामने पेश कर सकते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन में। ठीक है, ताकि आप उसमें से ये बता सकें कि वो सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, और इसी तरीके से आप उसको कॉन्ट्रडिक्शन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। The place where a murder was committed was occupied by a number of persons besides the deceased and the eyewitnesses. The evidence showed that these persons came up immediately after the murder, and it was alleged that they were informed by the eyewitnesses as to who the culprits were. It was held that though those persons did not actually see the culprits, their evidence was material. ठीक है, अब उन्होंने उस मर्डर को देखा तो नहीं था, लेकिन उनका जो एविडेंस था वो मटेरियल था। नॉट विद अ व्यू टू प्रूव द एक्चुअल फैक्ट ऑफ मर्डर which was in issue, but to prove the relevant fact that just after the event the eyewitnesses disclosed the names of the culprits to those who came there, this relevant fact being so connected with the fact in issue as to have necessitated the giving of evidence on that relevant fact itself। ठीक है, अब उनका एविडेंस मटेरियल तो नहीं है, लेकिन जो एक्चुअल फैक्ट ऑफ मर्डर को हमने साबित करना है जो कि इन इशू है। ठीक है, तो उस तरीके से हम उन जो आई विटनेसेस हैं उन्होंने उन कल्परेट्स का नेम डिस्क्लोज कर दिया उनके सामने जो वहां पर आए थे, यानी कि एक ही ट्रांजैक्शन इसमें बन रही है। तो ये रेलेवेंट फैक्ट इस तरीके से कनेक्टेड है कि ये भी फैक्ट इन इशू का पार्ट फॉर्म कर रहा है और ये उस तरीके से रेस्ट जस्टाई के अंडर आ जाएगा। इसी तरीके से एक और हमारे पास एग्जांपल है वेयर द विटनेसेस स्टेटेड दैट दे नॉट ओनली सॉ but also relied on the statements of other persons made immediately after the occurrence that the accused was the assailant. The Supreme Court ruled that even if it were taken the witnesses relied on the statements of other persons made at the scene immediately after the occurrence, the evidence was admissible as that of a relevant fact। तो यहाँ पर भी इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक रूलिंग दे दी है कि जहां पर उन्होंने
देखा भी था विटनेसेस ने, दे नॉट ओनली सा बट ऑल्सो रिलाइड ऑन द स्टेटमेंट्स ऑफ अदर पर्सन, और दूसरे लोगों की स्टेटमेंट पर भी रिलाई किया। तो इस तरीके से ये आ जाएगा रेस जिस्टाई में। अब आखिर में वो कहता है, एक और जजमेंट है, फॉर द एप्लीकेशन ऑफ आर्टिकल 19 इट इज नेसेसरी दैट द फैक्ट मस्ट नॉट बी टू रिमोट बट अ पार्ट ऑफ अ सिंगल ट्रांजैक्शन. In the instant case, it was immediately after the incident that prosecution witness came to the spot on hearing shouts and gained the knowledge through another person. यानी उसने वही अटरेंसेस, चीखें सुनी, आवाजें सुनी और वो वहां पर चला गया और एक और बंदे ने उसको बताया कि भाई क्या हुआ है. Present there that it was the accused appellant who had stabbed the victim. और उस बंदे ने उसको ये बताया कि ये जो accused appellant इस केस का है उसने victim को stab किया है. This evidence is clearly admissible under Article 19 of the Evidence Act and same is corroboration of the eyewitnesses account. तो इसी तरीके से ये भी आर्टिकल 19 के अंडर कवर होगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है मैं आपको कुछ समझा पाया हूँगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।